हाँ जी, लास्ट वीडियो में लेखांकन की जो अवधारणाएँ थी, कांसेप्ट था वो कंप्लीट कर चुके थे। यानी जो कांसेप्ट था वो 10 अवधारणाएँ थी वो कंप्लीट कर चुके थे। अब इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे लेखांकन परंपराएँ क्या होती है एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती है, ठीक है? और लेखांकन परंपराएँ जो कन्वेंशन है वो कितने टाइप्स की होती है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है? अब लेखांकन परंपराओं में जो व्यवहार में जो सामान्य सहमति पाई जाती है वह परंपरा होती है। यानी व्यवहार में या ट्रेडिशनल रूप से कोई भी चीज़ अपना ली जाती है या आप अपने समाज में देखते हैं या अन्य जगह देखते हैं, कोई भी चीज़ एक सभी नागरिकों द्वारा आम सहमति से अपना ली जाती है, वो एक तरीके से परंपराएँ कहलाती है। इनको कन्वेंशन भी कहते हैं, ठीक है? अब इसमें देखो जो परंपराएँ में क्या-क्या चीज़ें रखी जाती है, कौन-कौन से मदेश में शामिल होती है। देखो ये मूल्यह्रास है। अब मूल्यह्रास वाला चैप्टर है, मूल्यह्रास वाला आपका एक टॉपिक है, उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जो मूल्यह्रास की विधि है, वो उसमें कई प्रकार की विधियाँ होती है, सीधी रेखा विधि है, क्रमागत विधियाँ हैं, वो वार्षिक भर्ती विधि है। तो इसमें एक तरीके से प्रत्येक के संस्थाओं द्वारा या कंपनियों द्वारा या व्यक्तियों द्वारा एक सहमति बना ली जाती है, परंपरा बना ली जाती है कि मूल्यह्रास हमेशा सीधी रेखा पद्धति की बजाय क्रमागत पद्धति से लगाना या अन्य विधि से लगाना, वित्तीय विवरण पत्रों की शैली एवं सामग्री अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप किस प्रकार से तैयार करना है, यानी वित्तीय विवरण है, ट्रेडिंग है, पी&एल है, बैलेंस शीट है, किस प्रकार से, किस शैली में, किस डिजाइन में, किस प्रारूप में तैयार करने हैं, अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप क्या रहेगा, जो एक रूप से सभी की आम सहमति से तैयार किए जाते हैं, वो परंपराएं कहलाती है। यानी जिनका कई वर्षों से, कई सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, तो सभी लोग इसका फॉलोअप करते जा रहे हैं, यानी परंपरा वो होती है। नेक्स्ट है लेखांकन परंपराओं के प्रकार, यानी परंपराएं होती है जो कन्वेंशन होती है, 5 प्रकार की होती है, ठीक है? फर्स्ट होती है पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सेकंड होती है महत्वपूर्णता संबंधी परंपरा, यानी कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। नेक्स्ट है एकरूपता संबंधी परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है अनुदारवादिता रूढ़िवादिता की परंपरा, भी पढ़ा था कि अनुदारवादिता रूढ़िवादिता के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन हमेशा लागत मूल्य, बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम होता है, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज लेस देन, उस पर किया जाता है, ठीक है? और नेक्स्ट आपकी कन्वेंशन है कानून के पालन की परंपरा, ठीक है? अब इनको वन बाय वन देखते हैं। देखो फर्स्ट है आपकी पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। देखो व्यवसाय द्वारा उसके हितधारकों को संपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों की स्थिति, पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट एक्सेट्रा प्रकट करना चाहिए। यानी जो व्यापारी है उसके जो भी हितधारक है, जैसे लेनदार है, देनदार है, बैंक है, संस्थाएं हैं, प्रबंधक है, अन्य विनियोजक है, अगर इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति हो, उनको ये आवश्यकता होती है कि व्यापार में राशि विनियोजित करने से पहले व्यापार की आर्थिक स्थिति जानना चाहते हैं या उसकी क्रियाविधि जानना चाहते हैं, तो उस संबंध में प्रत्येक व्यापारी का दायित्व होता है कि वो पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा के अंतर्गत बैलेंस शीट तैयार करें, पी&एल अकाउंट तैयार करें, और जो भी वित्तीय विवरण उसको तैयार करना है वो तैयार करें। उसका पूर्ण रूप से वास्तविक आर्थिक स्थिति का पूर्ण रूप से सही व उचित प्रकट करना चाहिए। ये पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा होती है। नेक्स्ट है इसमें संदिग्ध दायित्वों की टिप्पणी तथा इसमें जो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, इन कंटीजेंट लायबिलिटी का भविष्य की स्थिति पर डिपेंड करता है, स्थिति या परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि वो दायित्वों का भुगतान किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, ठीक है? तो दायित्वों की टिप्पणी तथा विनियोगों का बाजार मूल्य एवं महत्वपूर्ण परिवर्तनों को दर्शाना चाहिए। यानी जो संदिग्ध दायित्व होते हैं उनको बैलेंस शीट में शामिल नहीं किया जाता, केवल फुटनोट के रूप में दर्शाते हैं। तो विनियोग है, उनका बाजार मूल्य जो भी है, उनको जो भी चेंजिंग हो रहे हैं उनको दर्शाना चाहिए। नेक्स्ट है महत्वपूर्णता संबंधी परंपरा, ठीक है? अब महत्वपूर्णता संबंधी परंपरा ये होती है कि व्यापार में जो महत्वपूर्ण चीजें होती है उनका लेखा किया जाना चाहिए, यानी उनको दर्शाना चाहिए। अब मान के चलो कोई बड़ा व्यापारी है, उसके लिए कोई बड़ी मशीनरी तैयार करता है, उसके लिए भी छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, फुटकर औज़ार होते हैं, कील है, हथौड़ा है, और चीज़ें हैं। अगर उनकी वो एंट्री करे, उनको दर्शाए, तो व्यापारी के लिए ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, तो ये छोटी चीज़ें उनको तो वो छोड़ सकता है, ठीक है? लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको वो छोड़ नहीं सकता। इसमें छोटे-छोटे तथ्यों को छोड़कर महत्वपूर्ण तथ्यों को दर्शाया जाना चाहिए। देखिए, एक छोटे व्यापारी के लिए फुटकर औज़ार महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है? किंतु ऑटोमोबाइल के बड़े उत्पादक के लिए फुटकर औज़ार महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। आपको अभी मैंने वो एग्ज़ाम्पल से बताया था कि अगर कोई छोटा व्यापारी है, उसके लिए अगर फुटकर औज़ार है, अगर वो उनको शामिल नहीं करेगा तो वो गलत है, परंपरा का उल्लंघन है।
और इसी तरीके से अगर कोई बड़ी कंपनी है, बड़ा व्यापार है, अगर वो छोटी-छोटी किलो का भी एक लेखा रखेगा तो वो एक उचित नहीं होता, सही नहीं होता, वो उनको छोड़ सकता है, केवल महत्वपूर्ण चीज़ों की ही एंट्री करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एकरूपता संबंधी परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी व्यवसाय की नीतियों व सिद्धांतों में एकरूपता होनी चाहिए, कोई परिवर्तन विशेष परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य है कि व्यवसाय की जो नीतियां हैं, सिद्धांत है, उनमें प्रत्येक वर्ष में एकरूपता यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। मान के चलो कि आप हाथ जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो क्रमागत हाथ विधि से लगाते हैं। आपने 2 वर्ष क्रमागत हाथ विधि से डेप्रिसिएशन लगा लिया, अब लेकिन जो तीसरा वर्ष है उसमें उस विधि को आप चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करेंगे तो स्वाभाविक है कि जो पिछले लाभ वित्तीय विवरण है उनसे तुलना करेंगे तो उसमें अंतर आएगा, वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलेगा, विनियोजक कंफ्यूज होगा, तो ये चीजें एक तरीके से गलत रूप में प्रकट होगी। तो इनका जो भी बदलाव करना है आपको नीतियों में या सिद्धांतों में, तो अगर विशेष प्रकार की परिस्थिति आती है तो उसी समय ही आपको बदलाव करना चाहिए नीतियों में, सिद्धांतों में, अन्यथा जो परंपरा चली आ रही है, जो सिद्धांत है, उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार जो आपने सिद्धांत सर्वप्रथम के व्यापार में स्टार्ट होने से पहले बनाया है, वो ही सिद्धांत प्रक्रिया आपको आपको निरंतर रूप से अपनानी चाहिए, केवल अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में उसको चेंज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अनुदारवादिता है रूढ़िवादिता की परंपरा, यानी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, अभी बताया था कि स्टॉक का मूल्यांकन, उसमें कई चीजें और शामिल होती है, मध्यम होती है, देखते हैं। यानी स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो पर करना रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार होता है। यानी इसका कहने का तात्पर्य है, मान के चलो कि आपने स्टॉक 1 लाख रुपए का खरीदा, एक कोई भी वस्तु मान के चलो आपने 1 लाख रुपए खरीद ली, एक आपको वस्तु या माल उसे कहा जाता है जो बेचने के उद्देश्य से आपने परचेज की है, ठीक है। 1 लाख का खरीद लिया, ठीक है। अब वो स्टॉक आपके पास में अनसोल्ड रह गया, बिका नहीं है टोटल, ठीक है। अब 50,000 का आपका स्टॉक रह गया, ठीक है। अब आपके 50,000 रुपए की लागत लगी है। अब उसी वक्त पे जब इसका स्टॉक का मूल्यांकन किया जा रहा है, तो हो सकता है उस वक्त जो स्टॉक आपने 1 लाख में खरीदा था, 50 का आपने सेल्स कर दिया, 50,000 का आपके पास अभी पड़ा है, तो 50,000 रुपए की मूल्य का माल है, जो उसका लागत मूल्य 50,000 है। अब जब भी बाजार में उसका मूल्यांकन होगा, तो हो सकता है कि बाजार में मूल्य जो स्टॉक का है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। आपका स्टॉक का मूल्य 50,000 का है लेकिन बाजार में 60,000 हो गया, स्टॉक मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ गई, मार्केट में मूल्य में वृद्धि हो गई, या उसकी वैल्यू में कमी आ गई तो उसका मूल्य गिर गया। तो इनमें से दोनों में से जो भी राशि कम हो उस पर किया जाएगा। इसमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। अब है डूबत एवं संदिग्ध ऋणों तथा देनदारों पर बट्टा क्या प्रावधान बनाया जाता है, यानी जो प्रावधान है, प्रोविजन है, आयोजन है, हमेशा डूबत यानी जो बैड बैड डेब्ट्स होते हैं या संदिग्ध ऋण होते हैं या देनदारों पर बट्टा का प्रावधान बनाया जाता है। यानी इस परंपरा के अनुसार, रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार डूबत एवं संदिग्ध ऋणों तथा देनदारों पर बट्टा प्रावधान बनाया जाता है, ठीक है। यानी डूबत आगे देख लेंगे, पर अभी मैं बता देता हूँ डूबत ऋण क्या होते हैं। व्यापार के द्वारा जो पैसा किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है या जो माल खरीदा जाता है, उसकी राशि अगर प्राप्त नहीं होती है देनदारों से, तो एक तरीके से वो डूबत ऋण हो जाती है, ठीक है। संदिग्ध ऋण वे ऋण होते हैं जिनका जिनकी राशि प्राप्ति हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। और जो देनदार होते हैं, व्यापार के देनदार हैं, जो व्यापार को पैसा देंगे, उनको उधार माल बेचा गया है या कोई अन्य पैसा दिया गया है, तो देनदार कहलाते हैं। तो देनदारों पर बट्टे का प्रावधान रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन लेनदारों पर यानी जो क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार, उन पर कभी भी प्रावधान नहीं बनाया जा सकता है, सिर्फ देनदारों पर, डूबत ऋणों और संदिग्ध ऋणों पर बनाया जा सकता है, ठीक है। ये होती है रूढ़िवादिता की परंपरा, ठीक है। नेक्स्ट है विनियोगों में होने वाले उतार चढ़ाव या अप डाउन के लिए कोष का निर्माण करना। जो इन्वेस्टमेंट किया गया है व्यापार द्वारा, उनमें होने वाले उतार चढ़ाव, जो सिक्योरिटीज आपने व्यापार में लगाई है, शेयर मार्केट में लगाई है या अन्य संस्था में लगाई है, हो सकता है उनमें अप डाउन हो सकता है, बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है, तो उनके लिए कोष का निर्माण रूढ़िवादिता की परंपरा के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट है अमूर्त संपत्तियों का अपलेखन किया जाता है। जो संपत्तियां अमूर्त होती है, इंटेंजिबल होती है, उनको राइट ऑफ करने के लिए रूढ़िवादिता की परंपरा अपनाई जाती है। नेक्स्ट है स्थायी किस्त पद्धति के बजाय क्रमागत हास विधि का प्रयोग करना। अभी बताया था मैंने आपको कि जो स्थायी किस्त विधि के बजाय क्रमागत हास विधि है, वो डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो हमेशा ये माना जाता है कि स्थायी किस्त विधि का प्रयोग कम से कम किया जाता है, क्योंकि
ये वैधानिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। जो क्रमागत ह्रास विधि है वो वैधानिक या वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त है और आयकर अधिनियम के अनुसार भी ही क्रमागत ह्रास विधि को मान्यता प्राप्त की गई है। इसी हिसाब से क्रमागत ह्रास विधि से ही संपत्तियों पर ह्रास लगाने का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को चुकाए गए प्रीमियम पर न दिखाकर समर्पण मूल्य पर दिखाना। जो आपने अगर कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी करा रखी है तो उसमें जो प्रीमियम दिया गया है उस पर ना दिखाकर जो उसकी सरेंडर वैल्यू होती है उस पर दिखाने का कार्य इस परंपरा के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट है ऋण पत्रों के शोधन पर दिए जाने वाले प्रब्याजी का निर्गमन के समय ही प्रावधान करना होता है। जो ऋण पत्र होते हैं उनको जो रिडम्पशन करेंगे भविष्य में 20 साल के पश्चात जो जिन डिवेंचर धारियों से पैसा व्यापार ने लिया है उनको पैसा वापस निश्चित समय के पश्चात में लौटाना होगा। तो उनके निर्गमन के समय ही जो ब्याज दिया जाएगा उसका प्रावधान पहले से कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट परंपरा आपकी कन्वेंशन ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ यानी कानून के पालन की परंपरा। यानी प्रत्येक व्यापारिक संस्था को या व्यापारियों को भारत में प्रचलित कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करना होता है। यानी कानूनों के हिसाब से उसे कार्य करना होता है। अगर कानून नहीं होंगे देश में तो व्यापारी अपनी मनमर्जी करेगा, लाल फिताशाही करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अनुचित रूप से वस्तुओं के दामों में वृद्धि करेगा या कई गलत तरीके बनाएगा। तो इस संबंध में प्रत्येक व्यापार को व व्यापारियों को भारत में जो प्रचलित कानून है वर्तमान में उनका पालन करना होता है। जैसे कंपनी अधिनियम 2013 वाला कानून है, उस कानून के अकॉर्डिंग प्रत्येक कंपनी को जो एक्ट है उसके प्रावधान के अनुसार कार्य करना होता है। इसी तरह से साझेदारी एक्ट 1932 है एवं आयकर अधिनियम 1961, सेबी एक्ट 1992 आदि कानूनों का पालन करना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी 5 प्रकार की परंपराएं। नेक्स्ट है आधारभूत लेखांकन मान्यताएं। अब आपका ये आधारभूत लेखांकन मान्यताएं यानी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। मान्यता और परंपराएं सिद्धांत तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लेखा मानक फंसते यानी जो लेखा मानक होते हैं एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई द्वारा जारी किया जाता है। और जो आईसीएआई है जो लेखा मानक बोर्ड है उसका 21 अप्रैल 1977 को इसको लागू किया गया था या इसका निर्माण हुआ था। तो जो भी लेखांकन मान्यताएं होती है अकाउंटिंग मानक होते हैं वो आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं। प्रत्येक मानक में लिखा होता है कि यह मानक किसके संबंध में है, इसमें किस प्रकार से आपको ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो लेखा मानक फर्स्ट में लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित प्रावधान है। लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित प्रावधान लेखा मानक फर्स्ट में है जो आईसीएआई द्वारा जारी किया गया है। अब ठीक है, मान्यताएं 3 प्रकार की होती है, परंपराएं 5 प्रकार की होती है। इसी प्रकार से मान्यताएं हैं अजम्पशंस है जो 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है। जिसमें फर्स्ट होती है व्यवसायिक निरंतरता, संगति एकरूपता और एक होती है उपार्जन अवधारणा। ठीक है, अब इसमें व्यवसाय की निरंतरता के रूप में देखें तो लंबे समय तक व्यापार का संचालन किया जाना चाहिए। यानी जो व्यापार है उसका जो समय होता है व्यापार का वो निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। जब तक व्यापार में अनुकूल परिस्थितियां हो व्यापार अनिश्चित समय के लिए चलता रहेगा। अगर प्रतिकूल समस्याएं या नेगेटिव कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो व्यापार का संचालन बंद हो सकता है। लेकिन ये माना जाता है कि लंबे समय तक व्यापार को चलाना अच्छा माना जाता है अगर कोई प्रतिकूल समस्या नहीं हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है संगति या एकरूपता की मान्यता। अब इसमें संगति या एकरूपता भी ऊपर पढ़ा था परंपरा में कि हमेशा जो भी नीतियां सिद्धांत बनाए जाते हैं शुरुआत में उसी नीतियों सिद्धांतों के अनुसार व्यापार को कार्य करना चाहिए। केवल विशेष अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में उसमें चेंजिंग या बदलाव करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। इन नीतियों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है उपार्जन अवधारणा यानी लेखा आय कमाने के वर्ष में होनी चाहिए चाहे प्राप्त हो या नहीं। यानी जो भी उपार्जन अवधारणा के अनुसार देखें तो लेखा करेंगे तो आय जिस वर्ष में प्राप्त हो रही है उसमें उसका लेखा होना चाहिए, चाहे वो आय प्राप्त हो चाहे नहीं हो वो अलग इशू है, बाद में प्राप्त हो जाएगी उसका समायोजन कर लेंगे, लेकिन उसका लेखांकन उसी वित्तीय वर्ष से संबंधित होना चाहिए। तो ठीक है साथियों, आपका ये लेखा शास्त्र का परिचय है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो चुका है। किसी भी साथी को या फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। आपकी जो भी क्यूरीज है प्रॉब्लम्स है उसका समाधान किया जाएगा। और आप एक विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो मैं आपको ये अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ इसके पश्चात मैं आपको बीएडीएम भी पढ़ाऊंगा और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा। ये सभी कोर्सेज यानी ये सभी वीडियो क्लासेज आपके लिए फ्री रहेगी, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। इसके साथ में आपको फ्री में पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे को भी लेना हो पीडीएफ भी ले सकता है और फ्री यूट्यूब पर वीडियो क्लासेज आपको डेली मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू।